हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और फ्रेंड्स, आज हम अपनी भारतीय संविधान की सीरीज पर जो हमारे अभी तक मैंने उसमें 9-10 लेक्चर ले लिए हैं, ठीक है। और उसमें संवैधानिक निकाय जितने भी हैं उसे कंप्लीट करा दिया था। तो आज हम शुरू करते हैं अपने गैर संवैधानिक निकाय, ठीक है, जिनका उल्लेख संविधान में नहीं मिलता, ठीक है। संविधान में उनका कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे जो निकाय होते हैं उन्हें गैर संवैधानिक निकाय बोलते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको इसका अंतर जो है वो भी स्पष्ट करा है वीडियोस में, तो आप ज़रूर देखिए इससे पहले की सारी वीडियो, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। इसमें हम सबसे पहले जो टॉपिक ले रहे हैं वह है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC। आपने बहुत बार सुना होगा नाम NHRC का, ठीक है, टीवी में, न्यूज़पेपर में। तो आज हम जानेंगे इसे, ठीक है। So let's start and before I continue, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ठीक है। धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आयोग की स्थापना सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, NHRC जो है वो एक सांविधिक, मतलब संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है, सांविधिक है। और सांविधिक का मतलब क्या होता है? कोई अधिनियम के द्वारा अगर संसद में पारित होकर कोई बॉडी बनती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम गैर सांविधिक, नहीं, सांविधिक निकाय, ठीक है, उस निकाय को। और ये भी अधिनियम के थ्रू बनी है। तो वो अधिनियम क्या है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ठीक है। तो जब ये एक्ट लागू हुआ तब 1993 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है, NHRC की। और 2006 में इस एक्ट में संशोधन किया गया, ठीक है। यहाँ पे ये भी याद आपको रखना है, ठीक है। 1993 एक्ट के तहत NHRC बनाया गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। और उसके बाद 2006 में भी इसमें, इस एक्ट में संशोधन किया गया, ठीक है। तो देख लेते हैं, यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है, ठीक है। मतलब संविधान द्वारा अभिनिश्चित या अंतर्राष्ट्रीय संधियां में निर्मित और भारत में न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले जीवन, स्वतंत्रता, समता और व्यक्तिगत मर्यादा से संबंधित अधिकार, ठीक है। इन सभी अधिकारों की ये अगर किसी का हनन होता है तो वो डायरेक्ट मानवाधिकार आयोग जा सकता है, ठीक है। तो इसकी स्थापना के क्या मुख्य उद्देश्य रहे हैं? पहले, उन संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करना जिसके द्वारा मानवाधिकार के मुद्दे का पूर्ण रूप से समाधान किया जा सके, ठीक है। दूसरा, अधिकारों के अतिक्रमण को सरकार से स्वतंत्र रूप में इस तरह से देखना ताकि सरकार का ध्यान उनके द्वारा मानवाधिकार की रक्षा की प्रतिबद्धता पर केंद्रित किया जा सके, ठीक है। देखिए, अगर अधिकार का अतिक्रमण होता है, ठीक है, तो सरकार से स्वतंत्र रूप में, देखिए, सरकार अगर, मानवाधिकार आयोग सरकार को यह ध्यान दिलाएगा कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे जो अधिकार है उसका हनन हो किसी का, ठीक है। तो मानवाधिकार की रक्षा के लिए सरकार जो है कमिटमेंट रहेगा सरकार पर, ठीक है। इस दिशा में किए गए प्रयासों को पूर्ण और सशक्त बनाना, ठीक है। जो भी इस दिशा में कार्य या प्रयास किए जा रहे हैं उसे सशक्त बनाने के लिए इस बॉडी का निर्माण किया गया है। अब देख लेते हैं इसकी कंपोजिशन क्या है इसका, ठीक है, आयोग की संरचना, ठीक है। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है, ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं, ठीक है। एक हेड होगा और 4 जो है अन्य मेंबर होंगे, ठीक है। तो आयोग का जो अध्यक्ष होगा, ये आप जरूर नोट कर लीजिए, जो आयोग का अध्यक्ष हमेशा क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस क्या होंगे? इसके हेड होंगे। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पुट अप हो जाता है एग्जाम में कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है
इनमें से किसे बनाया जाता है? तो ऑप्शन में आप देखेंगे कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो 4 सदस्य हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो एक सदस्य जो होगा उच्चतम न्यायालय में या तो वो कार्यरत होगा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है, ठीक है। और जो एक दूसरा क्या होगा, या तो उच्च न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है। 2 ये हो गए, और जो 2 अन्य होंगे वो ऐसे व्यक्तियों को चुना जाएगा जो मानव अधिकार से संबंधित जानकारी या कार्यानुभव होना चाहिए उन्हें, ठीक है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे इनकी जो कंपोजिशन है। 4 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है, ठीक है। और बाकी इनमें पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में 4 प्रदेन सदस्य भी होते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के जो भी अध्यक्ष होंगे वो NHRC के पदेन सदस्य होंगे, ठीक है। पदेन सदस्य मतलब होता है एक्स ऑफिसियो मेंबर, ठीक है। मतलब कि उस पोस्ट में जो भी व्यक्ति इस वक्त होगा वो डायरेक्टली ही NHRC का पदेन अध्यक्ष में पदेन सदस्य कहलाएगा, ठीक है। पदेन सदस्य का मतलब ये होता है कि उस पोस्ट में जो अभी है। हम देखते हैं कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक है। इसमें एक कमेटी बनती है, कमेटी में कितने 6 मेंबर होते हैं, ठीक है। तो कमेटी आप देख लीजिए, PM होंगे, ठीक है। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता, विपक्षी दल के नेता, ठीक है। पहले हो गए PM, दूसरे लोकसभा राज्यसभा के अपोजिशन लीडर, ठीक है। और तीसरा इसमें जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, सेंटर होम मिनिस्टर, ठीक है। तो 3 ही हो गए, बाकी 3 कौन है अब देख लेते हैं। वैसे वो 4 हो गए हैं क्योंकि उसमें दोनों सदनों के विपक्षी नेता आएंगे, ठीक है। तो 5वें जो हैं वो हो जाएंगे लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष। वैसे ही 6ठे जो आएंगे वो राज्यसभा उपसभापति, ठीक है। उपसभापति, ये आपको जरूर याद रखना है। हो गए 6। और इसके अतिरिक्त क्या होगा कि भारत के जो चीफ जस्टिस की सलाह पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त तो आप कमेटी को जरूर याद रखेंगे कि 6 मेंबर कौन कौन से हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है। अब कार्यकाल देख लेते हैं, ठीक है। सदस्य और अध्यक्ष सभी का कार्यकाल या तो 5 साल या 70, इनमें से जो पहले हो। अगर वो 5 साल कंप्लीट कर लेते हैं और उनकी एज 70 कंप्लीट नहीं होती है तो उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर 5 साल से पहले ही उनकी एज 70 हो जाए तो वो रिटायर हो जाएंगे। तो इनमें से जो भी पहले हो उस हिसाब से दोनों सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। देखिए कार्यकाल के पश्चात क्या है, आयोग के जो अध्यक्ष सदस्य हैं वो केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार किसी भी पद के योग्य नहीं होंगे, ठीक है। देखिए जब उनका कार्यकाल कंप्लीट हो जाएगा तो अध्यक्ष और सदस्य सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। अब इसे राष्ट्रपति इनको किस तरीके से हटाएगा देख लीजिए। राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को उनके पद से किसी भी समय हटा सकता है निम्न परिस्थिति में। पहला, यदि वह दिवालिया हो जाए, ठीक है। दूसरा, यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्य क्षेत्र से बाहर किसी प्रदत्त रोजगार में संलिप्त हो, ठीक है। यह वह किसी मानसिक और शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो, यदि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो और सक्षम न्यायालय ऐसी घोषणा कर दे, ठीक है। उसके बाद जो अंतिम है वह, यदि वह न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी वह सजा व्याप्ता हो। तो इन 5 में से अगर कोई भी चीज़ में
वो पाया जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है वो अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकता है। और इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति इन्हें अध्यक्ष सदस्य को कैसे हटाएगा? दुराचरणी और अक्षमता के कारण। लेकिन इस स्थिति में ये होता है, राष्ट्रपति इस विषय को सुप्रीम कोर्ट में जांच के लिए सौंपेगा। यदि जांच के उपरांत सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों को सही पाया तो उसकी सलाह पर राष्ट्रपति इन सदस्य और अध्यक्ष को उनके पद से हटा सकता है। आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का वेतन, भत्ते, अन्य सेवा शर्तें का निर्धारण कौन करता है? सेंटर को रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। परंतु नियुक्ति के उपरांत इसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब नियुक्ति के बाद इसमें कोई भी ऐसा मतलब जो कम कर दे, इसमें ये चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखते हैं इनके कार्य क्या हैं। तो पहला है कि मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करेगी। ठीक है, न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप करना। ठीक है, जेलों और बंदी गृहों में जाकर वहाँ की स्थिति का अध्ययन करना। ठीक है, इसके बारे में सिफारिश करना। मानवाधिकार की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक विधिक उपबंधों की समीक्षा करना और उनके कार्यान्वयन हेतु उपायों की सिफारिश करना। आतंकवाद सहित उन सभी कानूनों की समीक्षा करना जिनसे मानवाधिकार का उल्लंघन होता हो। ठीक है, मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि और दस्तावेजों का अध्ययन, उनको प्रभावशाली तरीके से लागू करने के हेतु सिफारिश करना। मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध करना, इसे प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो ये सब इसके कार्य हैं। ठीक है, अब देखते हैं आयोग का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है। ठीक है, ये याद करना है। और जो इसका चरित्र है वो एक सिविल न्यायालय की तरह इसको शक्ति प्राप्त है, ये भी आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ पर हमने पूरा एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में जाना। बाकी एक थोड़ी सी चीज़ हम देख लेते हैं। मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2006। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ नई की गई? ठीक है, नया क्या क्या इसमें संशोधन किया गया। जैसे राज्य मानवाधिकार में पहले 5 सदस्य होते थे। ठीक है, उनके सदस्य मतलब अध्यक्ष को मिला के, लेकिन अब इसे 3 कर दिया गया है। ठीक है, अब मानवाधिकार आयोग के सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हत शर्तों में परिवर्तन किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या किया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग को राज्य सरकार को सूचित किए बिना भी बंदी गृहों में जाने का अधिकार। ठीक है, गवाहों के साक्ष्य का अभिलेखीकरण की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान की गई। ठीक, तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। और ये भी है कि यह स्पष्ट करना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अथवा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के लिए चयन की गई जो गठित चयन समिति है, अगर उसमें कोई सदस्य अनुपस्थित हो जाता है तो इससे चयन समिति के निर्णयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इसकी व्यवस्था करना कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के सदस्य होंगे। ठीक है, तो ये है दोस्तों जो आज हमने पहली अपनी असंवैधानिक निकाय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।